लेकिन अब हम अपना ये आज का कार्यक्रम, आज की चर्चा शुरू करेंगे। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि समय ही सबसे महत्वपूर्ण है और आप सभी ने इसको अपना महत्वपूर्ण समय दिया है आज, और इसलिए आज ये बातचीत आगे बढ़ेगी। बिना वक्त गंवाए मैं सबसे पहले आज के हमारे लेखक और आज उनसे बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर गरिमा तिवारी जी और आशुतोष दुबे जी, इंदौर से आए हुए हैं। मैं आप दोनों को का निवेदन करता हूं कि आप लोग सबसे पहले मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। तालियों के साथ हमारे आज के दोनों मेहमान तो सिर्फ आशुतोष दुबे जी हैं। गरिमा जी एहसास वुमन बिलासपुर हैं, तो वो मेहमान नहीं है, वो हमारी आयोजन समिति की ही सदस्य हैं। तो एक बाराती और एक घराती, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। और अब मैं अमित जी को बुलाना चाहूँगा, जनरल मैनेजर हयात रायपुर। वो आए और आप सभी के लिए अपनी तरफ से स्वागत उद्बोधन देंगे। अमित पॉल जी, जनरल मैनेजर हयात रायपुर। गुड इवनिंग, नमस्कार। तो मेरा नाम अमित, जस्ट रिसेंटली ज्वाइन, हाल ही में ज्वाइन किया। आशुतोष जी, गरिमा जी, गौरव जी हमारे लॉयलिस्ट मित्र काफ़ी टाइम से, और सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत हयात की तरफ से। तो कलम के माध्यम से मेरा ऑब्जेक्टिव दो है। एक तो कि ज़रूर इस तरह के जो कम्युनिकेशंस, डायलॉग्स, लिटरेचर के डायलॉग्स हैं वो हो, और दूसरा कि मैं अपनी हिंदी थोड़ी सी ठीक कर लूँ और बेहतर, क्योंकि ऐसे मिलते नहीं है। मैं कलकत्ता, ये मेरा 7वां शहर है, तो मैं भाषा में थोड़ा सा रुचि रखता हूँ खुद। हालांकि मैं लेखक नहीं हूँ, बट आई ब्लॉग ए लिटिल बिट, तो मेरा थोड़ा सा रुचि इसमें है। और व्यक्तिगत तौर पे मेरे फैमिलीज पे जुड़ी हुई हैं और साहित्य, ऑन लिटरेचर एंड ऑल। और हयात इस बात को बहुत अहमियत देता है कि इस तरह के, बिकॉज साहित्य और लिटरेचर एक सिटी की पहचान है। जैसे फूड बेवरेज हमारे लिए है, तो हम एक सिटी में वो ढूंढते हैं कि सिटी की पहचान क्या है, तो वो खाने का जायका हो तो हम कोशिश करते हैं वो हमारे बूफे तक लाएं। तो मैं मानता हूँ बहुत स्ट्रांगली कि एक सिटी की पहचान उसकी आर्ट्स, लिटरेचर, अगर आप कलकत्ता देखें तो मानी जाती है। तो इस तरह के जो डायलॉग्स हैं, मैं पर्सनली इसको बहुत पसंद करता हूँ। और इस गौरव जी के साथ, जैसे कि उन्होंने बताया, कोलैबोरेशन 7 साल की है, वो और चलती रहे, बरकरार रही, ये सपोर्ट रहेगा हयात की तरफ से। और मुझे इनफैक्ट कुर्सियाँ भरी हुई देख के एक्चुअली मुझे भी अगर अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक गौरव जी, श्रेय आपको ज़्यादा और आपकी पूरी टीम को, बिकॉज अटेंडेंस इज ऑल्सो ए यार्डस्टिक ऑफ सक्सेस, एंड आई थिंक आई श्योर आप दोनों को भी। तो और ज़ाया ना करते हुए बहुत बहुत स्वागत आप लोगों को तरफ से, एंड लेट्स एंजॉय। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, और आपको बहुत बधाई। आप हम्बल हैं कि आपको हिंदी सुधारनी है, वरना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी हिंदी का अवार्ड आपको अभी मिल सकता है। आप निश्चिंत रहिए। प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से आयोजित कलम रायपुर के इस सत्र में मैं गौरव गिरिजा शुक्ला, अभिकल्प फाउंडेशन, अपने प्रायोजक श्री सिमेंट, हयात रायपुर, अभिकल्प फाउंडेशन, इन सभी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रभा खेतान फाउंडेशन अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक और महिला सशक्तिकरण की गतिविधियों के लिए दुनिया भर में चर्चित है। कला, संस्कृति, साहित्य और महिलाओं को सशक्त बनाने की फाउंडेशन की मुहिम अब भारत और विदेश के 30 से भी अधिक शहरों तक पहुंच चुकी है। अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने वाली कलम नामक यह पहल आयोजन, लेखकों, कलाकारों और साहित्य प्रेमियों को एक ऐसा मंच मुहैया कराती है जहां सभी एक दूसरे से सीधे संवाद में जुड़ते हैं। ऐसी ही कई और आयोजन भी फाउंडेशन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के आयोजित करते हैं, जिनमें एक मुलाकात, विशेष, लफ्ज, आखर, पोथी, सुर और साज, द राइट सर्कल और किताब आदि शामिल हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कलम रायपुर के इस सत्र में आज हमारे अतिथि हैं हिंदी के चर्चित कवि आशुतोष दुबे जी। हिंदी के कवि हैं, लेकिन अंग्रेजी के अध्यापक श्री दुबे ने चोर दरवाजे से, असंभव, सारांश, यकीन की आयतें, विदा लेना बाकी रहे और सिर्फ वसंत नहीं जैसे चर्चित संग्रहों
से कविता जगत में अपनी खास पहचान बनाई है। आपकी कविताओं के अनुवाद कई भारतीय भाषाओं सहित अंग्रेजी और जर्मन में भी हो चुके हैं। आपकी रुचि अनुवाद और आलोचना के क्षेत्र में भी है और जल्द ही आपकी एक अनुवाद पुस्तक छाया का आलोक प्रकाशित होने वाली है। आपको हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के लिए रजा पुरस्कार, केदार सम्मान, अखिल भारतीय माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, स्पंदन कृति सम्मान और वागीश्वरी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। तो हमें आज बहुत खुशी है कि आज हम आशुतोष जी को इस प्रोग्राम में ला पाए और उनके साथ यहाँ बातचीत करेंगे। गरिमा तिवारी जी को जिम्मेदारी मिली है कि वो बातचीत करेंगी। डॉक्टर गरिमा तिवारी, एहसास वुमन, बिलासपुर। आपका जन्म रायपुर राजधानी से 30 किलोमीटर दूर आरंग में हुआ, जहां से आपकी शुरुआती अपनी शिक्षा हुई और उसके बाद आपने मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी और बीएड की शिक्षा लेते हुए आप फिजियोथेरेपी के फील्ड में आगे बढ़े। शिक्षा के पश्चात विवाह उपरांत आप न्यायधानी बिलासपुर आपका नया ठिकाना बना, जहां सामाजिक, साहित्यिक, रचनात्मक क्षेत्र में रुचि के चलते आप लगातार सक्रिय हैं। बिलासपुर में विद्यानगर स्थित तिवारी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आप लोगों को हड्डी की समस्याएं जब होती हैं उनसे आप दर्द निवारण करती हैं। एहसास वुमन बिलासपुर की सदस्य गरिमा तिवारी जी के नेतृत्व में करीब 3 वर्ष पूर्व हमने बिलासपुर कलम की गतिविधियां शुरू की थी और जिसे एक सफल साहित्यिक आयोजन के रूप में बिलासपुर में भी खास पहचान मिली है। आज खुशी है कि गरिमा जी सूत्रधार की भूमिका में और पहली बार इस भूमिका में हमारे बीच में यहाँ पर इस मंच पे हैं। अब यह मंच आप दोनों को और हम आनंद लेंगे आप दोनों की बातचीत का। अगले 30-40 मिनट आप दोनों की बातचीत, फिर सवाल जवाब। धन्यवाद। शुक्रिया गौरव। यह तो सच है कि ये पहली बार मैं सूत्रधार की भूमिका में हूँ और वो भी एक कविवर के साथ। कविताएं मुझे जितनी सरल लगती हैं उतनी ही बहुत कठिन लगती हैं। तो कविताओं की कृति कवि जी के साथ में यदि मैं आज का सेशन मॉडरेट करूं तो यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो तो मुझे आप सबसे और आशुतोष जी आपसे भी एज अ पाठक और उसी की तरह मुझे ट्रीट किया जाए इसलिए मैं पहले ही क्षमा मांग रही हूँ और ज़्यादा भूमिकाएं नहीं बांधते हुए, और जैसे कि हम कल आशुतोष जी के साथ कलम बिलासपुर के इतना शानदार सत्र था, जितने सरल और अच्छे इनकी कविताएं हैं उतने ही सरल और सहज आशुतोष जी हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके साथ आयोजक के तौर पे भी और सूत्रधार के तौर पे भी उनके साथ मंच में साझा कर रही हूँ यह देने के लिए धन्यवाद। तो बिना किसी भूमिका बांधे हुए हम आगे चलते हैं। जैसा कि गौरव जी ने अभी आपका परिचय दिया, तो किसी भी कलाकार का जो परिचय होता है वो उनकी कृति होती है, लेकिन मुझे भी और मुझे लगता है कि आप सभी पाठकों को हम मतलब जानना चाहेंगे आपको आपके शब्दों में, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपके बारे में आपके शब्दों से जानना है। बिल्कुल। सबको नमस्कार। रायपुर में ये एक बहुत ही मेरे लिए तो बहुत मूल्यवान गैदरिंग है आज का, जिसमें मेरे बहुत आत्मीय और ऐसे रचनाकार बैठे हुए जिनको मैं बहुत उससे पढ़ता रहा हूँ, जिनसे सीखते भी रहे हैं, और कुछ बहुत ही प्रेरक हमारे साथी हमारे साथ हैं। तो ये बहुत अच्छी एक आज की और जिस तरह का जिस एम्बियंस में, जिस माहौल में ये बातचीत होती है, ये भी मुझे इसकी अवधारणा ही बहुत अच्छी लगी कि एक बहुत ही एक अंतरंग एक संवाद यहाँ पे बन पाता है। गरिमा जी ने जो सवाल किया है, तो मैं केवल अपना बहुत छोटा सा मेरा परिचय यही है कि मैं आशुतोष दुबे, मैं इंदौर से हूँ। मैं छुटपुट कविताएं लिखता रहा हूँ और उस छुटपुट में ही 3-4 किताबें इसमें आ गई हैं और वो कुछ पढ़ी गई हैं। मैंने अंग्रेज़ी में एमए किया है और पत्रकारिता और जनसंचार में मैंने स्नातक उपाधि भी ली है। इसके अलावा मैं महाविद्यालयीन, वहाँ की जो उच्च शिक्षा है मध्य प्रदेश की, उसमें मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ
और एक वहाँ पे महाविद्यालय है जिसमें मैं फ़िलहाल विभागाध्यक्ष हूँ। तो कुल मिला के जो एक बायोग्राफिकल स्केच होता है उसमें बहुत ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके पार्श्व में होती रहती हैं, और वो दरअसल एक ऐसा बायोग्राफिकल स्केच होता है जो कभी मतलब अगर उसको कविताओं को ही अगर हम स्कैन करें ढंग से तो हमारे सामने आता जी है। जी बिल्कुल। तो सर, आप अंग्रेजी के अध्यापक हैं और आप हिंदी की कविताएं लिखते हैं, तो आपको कुछ भाषाओं में बैरियर या कुछ ऐसी कोई तकलीफ, या मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये एक बहुत ऐसा, जैसे ही लोग इसका अंग्रेज़ी का सुनते हैं कि वो इस बात को ज़रूर पूछते हैं कि आप अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं और आप हिंदी में लिखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत अजूबे की बात नहीं है, क्योंकि हम इस आगे इस बारे में ये कहते थे जी कि भारतीय लोग भाषाएं सीखने में दरअसल बहुत पटु होते हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं सृजनात्मक अनुभव, वो आप अपनी ही भाषा में रच सकते हैं। वो ज़्यादा प्रामाणिक रूप से आप अपनी ही भाषा में रच पाएंगे। बिल्कुल। तो ये मुझे बहुत सही लगता है कि ऐसा ही है। और हिंदी में एक बहुत बड़ी परंपरा है जिसमें हमारे बहुत सारे बहुत मूर्धन्य कवि रचनाकार द्विभाषी हुए हैं, और उन्होंने अंग्रेज़ी की पढ़ाई की, उन्होंने अंग्रेज़ी में अपनी आजीविका खोजी, लेकिन उन्होंने रचा हिंदी में। जी रमेश चंद्र शाह साहब हैं, बच्चन जी थे, रघुवीर सहाय थे, विष्णु खरे थे, कुंवर नारायण थे, अरुण कमल हैं, अनामिका हैं, ऐसे बहुत लंबी परंपरा है। बिल्कुल। तो क्या हम भी यह सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम पे आप अंग्रेजी में भी कुछ कविताएं लिखेंगी? अंग्रेज़ी में जैसा मैंने कहा कि प्राथमिक रूप से तो हिंदी ही हमारे सृजनात्मक इसका वो रहता है, माध्यम रहता है। जी लेकिन अंग्रेज़ी में मैंने अनुवाद किए हैं, और अंग्रेज़ी से भी काफ़ी अनुवाद किए हैं। उसी की एक किताब अभी आने वाली है, छाया का आलोक शीर्षक से। तो अंग्रेज़ी में ऐसे हम लोगों को, चूँकि हम लोग एकेडमिकली उसी भाषा को पढ़ते पढ़ाते हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ उस तरह का लेखन करना पड़ता है, वो होता है। लेकिन प्राथमिक रूप से बहुत, अगर मुझे ये कहा जाए कि आपको दोनों में से आप क्या करेंगे, तो अंग्रेज़ी आजीविका की भाषा है, हिंदी आत्मा की भाषा है। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने अभी जिक्र किया आपकी आने वाली किताब छाया का आलोक, तो ये अपने आप में ही छाया का आलोक, जी। तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। अनुवाद दरअसल हम ऐसा समझते हैं कि ये वो मूल की छाया है, जी लेकिन उस छाया का भी अपना एक प्रकाश है, क्या बात, उसका भी एक आलोक है। क्या बात। और वो तभी पता चलता है जब हम उस अनुवाद को पढ़ते हैं। कई अनुवाद इतने ज़बरदस्त हैं, और हमने कई लेखकों को अनुवाद में ही पढ़ा है। मतलब हमारे जो बहुत बड़े जितने भी हमारे स्पेनिश लेखक हैं या दूसरे बहुत सारे लेखक हैं, वो अंग्रेज़ी के माध्यम से अनुदित होकर ही हमारे पास आए। तो अनुवाद दरअसल बहुत महत्वपूर्ण काम है, और वो एक सेतु का काम करता है अलग अलग भाषाओं के बीच में, और विश्व के श्रेष्ठतम कृतित्व से हम परिचित हो पाते हैं अनुवाद के माध्यम से। छोटा मोटा मुझे इसलिए अनुवाद का काम अच्छा लगता है बीच बीच में, कि वो उसमें एक रचनात्मक सुख उसमें भी होता है। जब आप अपनी भाषा में किसी सृजनात्मक अनुभव को लाना चाहते हैं या उसको राइटिंग को लाना चाहते हैं, तो एक तरह की आजमाइश हो जाती है। बिल्कुल। और आप, मेरा जो उसमें अप्रोच है वो ये है कि जो हमारी लक्ष्य भाषा है, जैसे अगर मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, तो हिंदी के पाठकों को वो इस तरह से उन तक आए कि उन्हें बहुत ज़्यादा बेगानापन उसमें न लगे जी भाषा के स्तर पर। वो एक ऐसा मतलब उसमें वहाँ पे एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब मूल रचनाकार और उसका
ऐसा ट्रांसलेटर, ऐसा अनुवादक जो कि उससे कभी मिला भी नहीं है, उसको कभी उसने देखा भी नहीं है, पर वो मूलतः एक मिला जुला काम हो जाता है, जी। एक कोलैबोरेटिव वर्क हो जाता है जी अलग अलग भाषाओं में जाने के लिए। बिल्कुल। तो क्या हम अनुवाद करते हैं तो जो लेखक ने लिखा, राइटर ने लिखा, जो अपनी कविताएं लिखी, वो उनके भाव थे, बट जब हम अनुवाद करते हैं तो वो हमारे भाव आते हैं। तो क्या ये एक टाइप का एक बैरियर है, या इसमें भी हमें कुछ कठिनाई महसूस होती है क्योंकि हम बिना मिले उस लेखक से उनके भावों को हम अनुवाद कर रहे हैं? अनुवाद के बहुत सारी बाधाएं हैं अनुवाद में, और अनुवाद वैसा का वैसा पहुंचा देगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। जी। कई बार अनुवाद में चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक से नहीं होती हैं, वो बहुत ही चुनौती भरी चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन वो चुनौती भरी चीज़ है या वो कई बार असफल हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होनी चाहिए। जी उसकी कोशिश तो लगातार होनी ही चाहिए। जी जहाँ तक अपने भाव का सवाल है, देखिए ये एक लेबर ऑफ लव है। कोई चीज़ किसी ने आपको बहुत प्रतिकृत किया, किसी चीज़ ने कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आई, इसलिए तो आप उसका अनुवाद कर रहे हैं, जी है ना? बिल्कुल। तो आप वहीं पे उसी स्तर पे उस लेखक के भावों को स्वीकार कर चुके, है ना? तो अपने भाव उसमें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेखक ने जो लिखा है उसको यथासंभव, और मैं कह रहा हूँ यथासंभव का मतलब ये भी नहीं, मैंने बहुत ही ऐसे अनुवाद भी पढ़े हैं जो बहुत ही नीरस, बहुत बोझिल, मतलब बहुत ज़्यादा वफादारी के मारे बहुत ही आप उनको मतलब अपठनीय हो चुके, ऐसे अनुवाद भी मैंने पढ़े हैं। लेकिन और मैं उनका बहुत हिमायती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा कि लक्ष्य भाषा का जो पाठक है, अगर आपके पास ऐसे मुहावरे हैं जो मूल भाषा या जो हमारी स्रोत भाषा है उसके समतुल्य आपको मिल जाते हैं या मिल सकते हैं या आपकी भाषा में हैं, तो आप उन्हीं का इस्तेमाल करें, तो वो ज़्यादा तादाद में बनता है हमारे पाठकों से। लेकिन मूल लेखक के भावों से, उसकी स्थापनाओं से, उसके मूल विचारों से बहुत ज़्यादा विचलित होने की या इधर उधर जाने की छूट अनुवादक को नहीं होती। बिल्कुल जी। तो इसी बीच मैं भी और हमारे पाठक ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी साहित्यिक गतिविधि, साहित्य की शुरुआत कब से की? छुटपुट मैंने बचपन से ही थोड़ा बहुत, हर कोई हम में से जो भी लोग रचनाकार हैं वो अगर रचनाकार हैं तो वो कुछ न कुछ बचपन से ही करते रहते हैं, उनका एक रुझान रहता है उस तरह का, पर वो अपने को उस तरह से पहचानते नहीं हैं और नहीं उनके परिवेश में जो लोग रहते हैं वो इस तरह से उनको पहचान देते हैं धीरे धीरे। लेकिन अगर वो चीज़ आप में है तो वो किसी एक क्षण में बहुत ही ताकतवर होकर उभरती है और आप लिखने लगते हैं। लिखने लगना भी एक बात है, फिर उस लिखे हुए को दूसरे की मान्यता मिलना, दूसरे के द्वारा उसको पसंद किया जाना, जिससे उसका थोड़ा बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है जी। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो लिख रहे हैं अगर वो पसंद किया जा रहा है या सराहा जा रहा है या उसको जगह मिल रही है, तो आपको भी थोड़ा बहुत ये लगने लगता है कि हाँ ये कुछ ऐसी चीज़ हुई है बिल्कुल जो ठीक ठाक है। तो उस तरह की चीज़ 92-93 के आसपास शुरू हुई। मैंने बहुत, एक तरह से कहा जाए, बहुत लेट लिखना शुरू किया क्योंकि मैंने कविताएं लिखी और कविताएं जैसा मेरे साथ है कि मैं तो मूलतः गल्प का पाठक हूँ, उपन्यासों का, कथा साहित्य का पाठक हूँ। मैं कविताएं लिखूँगा ये मेरे लिए खुद के लिए भी सरप्राइज़ था, पर जीवन इसी का नाम है कि आपको आपका अवचेतन कई बार बताता है कि तुम ये नहीं, तुम ये हो। तो उस तरह से कविताएं आई, फिर वो प्रकाशित हुई। ये 93 के आसपास की बात है जब साक्षात्कार में मेरी कुछ कविताएं छपी थी और
उनको लोगों ने पसंद किया और उनको पढ़ के फिर कुमार अम्बुज जो वसुधा का उस समय कवितांक निकाल रहे थे, उन्होंने मुझसे कविताएं मांगी। तो वो एक सिलसिला भी चला और थोड़ा बहुत मुझे ये भी लगा कि हाँ ये ठीक है, ये कविता नुमा जो चीज़ थी ये ठीक है। जी जी। इसी बीच मैं आप सबको बताती हूँ, सर अभी जैसे बताए भी कि इनको गद्य विधा पसंद है और लिखते ये कविताएं हैं। तो कल मैं जब पढ़ रही थी इनकी ये किताब, तो इसमें मुझे आपकी वैसे तो सारी कविताएं बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही सुंदर हैं, सरल हैं, बट एक मुझे सबसे अच्छी लगी, एक क्या बहुत सारी, बट मैं चाहूँगी कि आप अपने से ये बेघर का घर ये आप पाठ करें। मेरा बेघर का घर, यह कविता एक लापता वाक्य का घर बनना चाहती है। यह कविता एक लापता वाक्य का घर बनना चाहती है। वह कुछ कह रही थी जिस समय, वह कुछ और ही सोच रहा था। ये दो लोगों की बातचीत के समय एक बात कही गई और उसको सुना नहीं गया, तो फिर उस बात का क्या हुआ, इस पर है। वह कुछ कह रही थी जिस समय, वह कुछ और ही सोच रहा था। उसे अन्यमनस्क देख वह चुप होकर अपने काम में लगी, और तब उसे लगा जैसे उससे अभी अभी कहा गया था कुछ। पूछने पर वह याद करती रही, लेकिन अब तक वह खुद भूल चुकी थी कि वह क्या कह रही थी उससे। वह एक वाक्य जो उच्चार के तत्काल बाद विस्मृत हो गया और जिसे सुना नहीं गया, जो दो दिमागों के बाहर बौराया सा भटक रहा है, कुछ गुस्से कुछ अपमान में संतप्त, अंतरिक्ष की देहरी पर सर पटकता हुआ, बार बार धरती की कक्षा में लौटता हुआ, अपने त्राण के लिए बेचैन, एक नाकुच सा वाक्य जो उच्चार और श्रुति से बाहर रह जाने के कारण कितना कुछ हो सकता है। यह कविता उस बेघर का घर बनना चाहती है, और उसी का नहीं, उन तमाम वाक्यों का जो कहे जा रहे हैं झिझकते हुए, एक ऐसी आवाज़ में जिसे अपने सुने और समझे जाने की कोई उम्मीद नहीं, एक ऐसी आवाज़ में जिसकी पूंछ पर बंधी झाड़ू अपने ही पैरों के निशान पोंछती जाती है, एक ऐसी आवाज़ में जिसके पहले सिरे पर साहस की एक कांपती हुई छाया और आखिरी पर डर का ग्रहण होता है। वे तमाम वाक्य आएँ कविता के इस घर में, जिन्हें हमेशा अपने को न सुने जाने और गलत समझे जाने का अफसोस रहा, जो घुटते रहे और अस्त होते रहे, विचार और उच्चार की कढ़ाई में लगातार खदबदाते हुए। ऐसे तमाम वाक्यों के लिए पांव सीधे करने और पीठ टिकाने के लिए यह कविता गर्मी की दोपहरी में ठंडा फर्श बनना चाहती है। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। इसी प्रकार सर मुझे ये लगा, आपने हर शब्दों का तो अपना एक विशेष महत्व होता ही है, लेकिन मैं एक कविता कल पढ़ रही थी, जैसे, उसका शीर्षक है जैसे। है बहुत छोटी सी कविता ये, लेकिन मैं इस पे आप ही पढ़ दीजिए पहले से। नहीं, मैं आपके जैसा नहीं पढ़ पाऊँगी प्लीज़। बहुत छोटी कविता है जी। चाहता हूँ कि तुम्हारा काम मेरे बिना वैसे ही न चले। चाहता हूँ कि तुम्हारा काम मेरे बिना वैसे ही न चले, जैसे उपमा का काम जैसे के बिना नहीं चलता। इस कविता का शीर्षक है जैसे। तो मुझे ये जैसे ही शब्द बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि मैं बोली इसमें भी कुछ कविताएं बन सकती हैं। फिर जब पढ़ा और फिर मैं खो गई। इन्हीं चीज़ों पे एक्चुअली जो फितरती किस्म के कवि होते हैं, वो इस तरह का कभी कभी एक एसोसिएशन ढूंढ लेते हैं कि अगर जैसे इतना ज़रूरी है और इतना अपरिहार्य है, तो वैसा ही कोई संबंध भी हो सकता है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल।
इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया में हर टाइप की हम कृतियाँ देखती हैं, वो बहुत एक अच्छा माध्यम है अपनी भावनाओं को, अपनी रचनाओं को प्रदर्शित करने का, लोगों तक पहुँचाने का। आपका नज़रिया क्या है? आप कविताओं को कैसा लेते हैं सोशल मीडिया में? सोशल मीडिया पे जो कविता आ रही है उसमें एक तो सबसे बड़ा जो उसका परिदृश्य है वो ये है कि पहले ये होता था कि हम लोग पत्रिकाओं में कविताएं भेजते थे, पत्रिकाओं के संपादक उन पे निर्णय लेते थे, बहुत दिन लगते थे, जी। कई बार इंतज़ार के बाद अस्वीकृति हो जाती थी, है ना, और एक लंबा अरसा लगता था एक कवि को कवि के रूप में स्वीकृति पाने के लिए, अगर उसे स्वीकृति मिलती थी तो। जी। अब ये हो गया है कि ये जो सोशल मीडिया है एक तरह से सेल्फ पब्लिकेशन का एक ज़रिया हो गया है। इससे जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि ये जो पत्रिकाओं का वर्चस्व था, उस वर्चस्व में ये था कि संपादकों पे बहुत कुछ निर्भर करता था, पत्रिकाओं की जो प्रकृति थी उस पे बहुत कुछ निर्भर करता था, ये तमाम चीज़ें होती थी। अब आपने आज अभी कुछ लिखा और उसको तत्काल आपने स्वयं प्रकाशित कर दिया, स्वयं प्रकाशित कर दिया, उसके बाद आपको उस पर तत्काल टिप्पणियाँ मिल जाती हैं, लोगों की पसंदगियाँ आने लगती हैं आपके पास, तो लिखना बहुत बढ़ गया। वो लोग जो कभी नहीं लिख सकते थे, वो लोग जो पत्रिकाओं में उस तरह से नहीं आ सकते थे, वो सब अब रचनाकार हैं, उनके भी चाहने वाले हैं। उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े हैं, कुछ हमने पिछले एक दशक में देखा है कि बहुत अच्छे कवि और उसमें हमारी मतलब स्त्री कवि हैं और लड़के हैं, सब बहुत अच्छे से आगे बढ़े और उनको पहचाना गया है, उनको रेखांकित किया गया है, उनकी पहचान एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग उनकी बनी और बहुत पत्रिकाओं ने फिर उनको उसके बाद जाकर जब उन्होंने देखा कि उनको इतना पसंद किया जा रहा है तो प्रकाशकों ने उनसे संपर्क किए हैं, उनकी किताबें आ गई हैं और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 किताबें उनकी आ गई, उन्हें पुरस्कार मिल गए। यानी अब मान्यता के लिए, स्थापना के लिए जो एक पहले का तंत्र, प्रकाशन तंत्र बहुत ज़रूरी था, वो अब नहीं रहा जी। तो इस अर्थ में एक मुक्ति मिली है, एक जनतंत्रीकरण हुआ है, निर्भरता कम हुई है, लेकिन उसके दूसरे कुछ परिणाम भी हैं, एक अराजकता भी आती है। चूँकि वो एक सोशल मीडिया के अपने एक फॉर्मेट में चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर एक लेन देन भी चलता है, वहाँ पे एक व्यवहारिकता होती है कि आप मेरी पोस्ट पे आके लाइक करें और मैं आपकी पोस्ट पे आके लाइक करूँ, आप मेरी तारीफ़ करें और मैं आपकी तारीफ़ करूँ, तो वो बहुत मुगालता देने वाला माध्यम भी है। जी। वो आपको एक तरह की आत्मवंचना में भी ले जाता है। वो आपको वो जो एक फ़िल्टर था, वो फ़िल्टर कई बार वो निर्मम था, लेकिन वो उसकी ज़रूरत भी कहीं थी, कई बार मुझे ऐसा लगता है। तो वो ज़रूरत जाने के मतलब वो नहीं होने के कारण ये हो गया कि हर किसी को ये अब ये मुगालता भी है कि वो एक, और उसको फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि अगर वो इतना अच्छा लिख रहा है और इतने उसके 200 लाइक करने वाले हैं तो फिर उसको वो स्थान क्यों नहीं मिल रहा है साहित्य में जो उसको मिलना चाहिए। तो ये एक नई तरह की परेशानियां शुरू हो गई, मानसिक परेशानियां भी शुरू हो गई हैं। जी। और वो आत्म प्रचार का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, विज्ञापन का ही मूलतः माध्यम है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें गड्ढमड्ढ होके एक बहुत विचित्र किस्म का दृश्य भी बना रही हैं। लेकिन ये भी है कि नए स्वर उससे पता चलते हैं, ऐसे ऐसे युवा रचनाकार उसके माध्यम से मैंने पढ़े हैं जो शायद मुझे और कहीं नहीं मिलते, और उसमें इतनी मुक्ति है कि वो कभी भी कहीं भी कैसे भी लिख सकता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसको अभी ये दृश्य थोड़ा सा उथल पुथल भरा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिर होगा और हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो मैं आशान्वित हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया
लेखकों के लिए, नवांकुरों के लिए, नए बिल्कुल लोगों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। पुराने लेखकों के लिए भी वो महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, लेकिन कई उसमें पुराने लेखक ऐसे भी रहे हैं जो उसकी प्रकृति या तो समझ नहीं पाए हैं या वो अपने तरीके से उसको भी डिक्टेट करना चाहते हैं। इस वजह से कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई हैं। मतलब या उनकी कुछ जो एक technical उनकी जो बहुत सुंदर और आदरणीय और प्यारी मूर्तियाँ हमारे सामने थीं, जी उनको बहुत धक्का लगा है इससे, क्योंकि यहाँ पर वो जिस तरह की बातें करते हैं, यहाँ पर वो जिस तरह का आचरण करते कई बार दिखाई देते हैं, उससे फिर ये लगता है कि क्या हमने इसी व्यक्ति को इतना बड़ा स्टार समझा था। ये तो कहीं ना कहीं ये कॉपी पेस्ट भी बोल सकते हैं। हाँ, उसके इसमें ये कारण भी होता है। जी इसमें भयानक चोरी होती है। जी जी अगर मतलब ये इसकी प्रकृति ऐसी है, वो जो भी चीज़ वहाँ पे होए उसको लग तो उठाने के लिए ही, ये उठा के फॉरवर्ड करने के लिए। बिल्कुल। तो वो उसमें जो एक स्टैम्प था इंडिविजुअलिटी का, एक कविता आपने लिखी और आपने उसको अपने उससे लिखा है और वो सामने वाले ने वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से लगा दिया और वो अपने ग्रुप में बहुत वाहवाही ले रहा है और आपको बाद में पता चलता है कि आपकी चीज़ इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई है, वायरल हो गई है और वो वायरल होते होते आप तक लौट आती है। कई बार तो सर कुछ शब्द ही चेंज रहते हैं, कविताएं पूरी होती हैं, शब्दों को बस चेंज करके भी प्रेषित किया जाता है। ये तो मेहनत का काम है कि शब्द चेंज कर दिए। कई बार शब्द भी चेंज नहीं किए जाते। कवि का नाम बदल देते हैं। कई बार ये होता है कि जो कवि या कवियत्री जिसने भी वो काम किया है, जी जी वो सिर्फ लिंग परिवर्तन करती है और उतने में वो माल उसका हो जाता है। बिल्कुल। मतलब ये बहुत खतरनाक इसका पहलू है और ये अच्छे के साथ हो जाता है। मतलब हमें पता चल, मेरे साथ कई बार हो चुका है। तो कई लोग उसका फिर स्क्रीनशॉट भेजते हैं आपको मैसेंजर में कि देखिए साहब उसने इस तरह के लिख दिए और ये आपकी थी। तो मैंने कभी उस संबंधित से जाके बात नहीं की इस बारे में, पर कई लोग उसको बाकायदा फिर एक इशू बना के करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दया सी आने लगती है उस व्यक्ति पे और मुझे लगता है कि इस बेचारे ने ये किया है तो करने दो। क्या बात है। मतलब क्या होता है कि इन चीज़ों में दरअसल चोरी की नहीं जा सकती है, सबको पता होता है या पता हो जाता है। तो ऐसे में मुझे तो ये सोच के थोड़ा सा बुरा लगता है उस व्यक्ति के लिए कि वो लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर अब इसने कर लिया है तो इसको इग्नोर करना ही सबसे अच्छा है। जी जी बिल्कुल। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जी सर, इसमें मेरा ये है कि कविता एक साहित्यिक विधा के रूप में बहुत कम पढ़ी जाने वाली, बहुत कम पढ़ी जाती है कहानी और उपन्यास की तुलना में। फिर भी इसमें ऐसा क्या आकर्षण है कि यह इतनी लिखी जाती है? हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है, मैं भी सोचता हूँ इसके बारे में कि अगर हम पाठकों की दृष्टि से देखें, हमारे प्रकाशक भी अक्सर कहते हैं कि कविता की किताब कहाँ बिकती है साहब, और संपादक भी यही सोचते हैं कि कविता कौन पढ़ता है। लेकिन तब भी वो इतना लिखी जाती है और इतना छपती भी है, इसके बावजूद भी छापने वाले भी प्रकाशक ही हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कविता को लिखने, पढ़ने और उसको पसंद करने वाले लोग बहुत हैं, इसीलिए ऐसा होता है। फिर कई लोगों को ये भी लगता है, थोड़ी सी एक वो भी है, एक नई इसमें ये चीज़ आ गई है कि कविता लिखना थोड़ा सा आसान हो गया, जिसको हम बोलते हैं एंटरवादी कविता, है ना। उसमें आप किसी भी गद्य खंड को बस अलग अलग लाइनों में लिख देते हैं और कविता हो जाती है। कई लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ फॉर्मेट का अगर उसको अनुकरण कर लेंगे तो ही कविता हो जाएगी, वहाँ उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सच ये है कि कविता एक ऐसी विधा है जिसकी हमेशा ज़रूरत होती है और वो एक एक्सप्रेशन है, एक अभिव्यक्ति है। और बहुत शुरुआती दौर से लगा के आज तक अगर
किसी को अपने को व्यक्त करना होता है बहुत संक्षेप में और बहुत सांद्र तरीके से, तो वो कविता ही उसका माध्यम बनती है। एक व्यक्ति कहानी लिखता है तो उसको एक बहुत बड़ा कैनवास चाहिए उसके लिए। वो कविता भी बड़े कैनवास की लिख सकता है, लेकिन बहुत कम शब्दों में लिख सकता है। तो ये चीज़ कविता देती है। और वो कई लोगों के लिए वो एक फॉर्मेट के कारण सुविधा है, लेकिन वो एक बहुत साधना मांगने वाली विधा है। आप जितना पढ़ते जाते हैं हमारे मूर्धन्य लोगों को, उतना हमें ये लगता जाता है कि हम कितने अपर्याप्त हैं, बिल्कुल, हम कितने अधूरे हैं, हम कितने कमतर हैं और हमें अभी कितना करना है। अगर हमें और आगे ऐसी कोई चीज़ करना जो स्मृति में रह जाए लोगों की, तो उसके लिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जिसको हम आसान समझ लेते हैं। तो अब लेकिन होता ये है कि अब हिंदी साहित्य में आपने, जैसे हिंदी साहित्य का हर प्रोफेसर बाय डिफ़ॉल्ट अपने को आलोचक समझता है। और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी अपने आप को, मतलब वो जो भी करते हैं वो अपने आप को कवि और इस तरह से बहुत आसानी से मतलब मानने लगते हैं। मतलब मेरा किसी पर्सनल कोई वो नहीं है ऑफेंस, लेकिन ऐसा होता है कि आप धीरे धीरे हिंदी साहित्य, जैसे होता है ना कि बॉटनी पढ़ाने वाले बॉटनिस्ट हो जाते हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले इकोनॉमिस्ट हो जाते हैं, तो हिंदी वाला अपने आप आलोचक हो जाता है, भले ही से उसने आलोचना न लिखी हो। और लिखते तो वो हैं ही, मतलब अगर वो यूनिवर्सिटी में है और कॉलेजेस में है तो वो थोड़ा बहुत सेमिनार में बोलते हैं, सब करते हैं। तो वो तो इस वजह से भी ये होता है कि कविता का एक वहाँ पर भी सबको लगता है कि कविता बहुत ऐसी चीज़ है, हम लिख सकते हैं, हम लिखते हैं। और मैंने जैसे बताया सोशल मीडिया ने तो उसको इतना इजी प्लेटफॉर्म दे रखा है, इतना उपलब्ध प्लेटफॉर्म दे रखा है कि फिर जिसको देखो सभी लिख रहे हैं, वो कवि। सही बोल रहे हैं। तो गौरव जी का भी आ गया कि अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर हैं, उसके बाद में हम दर्शकों से सवाल लेंगे। तो एक बस लास्ट कि अभी आपने अपने साहित्यिक सफ़र का अनुभव हमसे साझा किया, तो समय के साथ कविताओं में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। तो जो हमारे न्यू कमर्स कवि आ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश वाली बात थोड़ी सी खतरनाक है। मैं संदेश बिल्कुल भी नहीं देना चाहूँगा। मैं तो अपने से जो मेरे बाद जो कवि आए हैं मैं उनसे बहुत सीखता हूँ जी। वो बहुत अच्छे हैं, यानी कमाल के हैं। वो इतनी तैयारी के साथ आए हैं, हमारी तरह वो ऐसे ही औचक दरवाज़ा खोल के अंदर देख के थोड़ा बहुत हक्का बक्का होते हुए धीरे धीरे चलते हुए नहीं आए। वो बाकायदा अपनी पूरी तैयारी करके आए, उनमें से ज़्यादातर, है ना। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सीरियस नॉन सीरियस किस्म के हैं, जो वाकई कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो और सबसे अच्छी बात ये है कि वो एक बहुत आज़ादी के साथ अपनी कविताएं लिख रहे हैं, बहुत तरह की कविताएं लिख रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग जो कि बिल्कुल ही इसमें जिसको बोलते हैं ना, कविता का कोई पाठक शुद्ध पाठक नहीं होता है। यानी जैसे आप कविता पढ़ रही हैं तो मैं ये मान लेता हूँ कि आप भी चुपचाप अपनी डायरी में कुछ कुछ कविताएं लिखती होंगी जी। और किसी दिन आप अपनी उस डायरी को लेके यहाँ पे प्रस्तुत हो जाएंगी। कविता के पाठक ऐसे ही होते हैं, वो कवि ही होते हैं। तो ऐसे जो हमारे संभावित प्रकट होने वाले कवि हैं, गुपचुप कवि हैं अभी फ़िलहाल, उनको सबसे अच्छा ये है कि उनको बहुत पढ़ना चाहिए और बहुत सारे कवियों को पढ़ना चाहिए। बहुत तरह की कविता लिखी गई है और वो सब तरह की कविता बहुत ज़बरदस्त है, एक बहुत बड़ी रेंज की कविता उपलब्ध है। तो परिदृश्य का पूरा जब तक आपको पता नहीं होता और आपको ऐसा लगता है कि आपने जो लिखा है, जब शुरुआत करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कमाल कर दिया है, हमने कलम तोड़ दी है, तो वो मुगालता नहीं रहता है जब हम देखते हैं कि हमारे जो
मास्टर्स हैं, हमारे जो समकालीन हैं, हमारी पीढ़ी के भी ऐसे लोग हैं जो बहुत संजीदगी से उस काम को कर रहे हैं। अगर उनके काम से हमारी वाकफियत बढ़ती है, परिचय बढ़ता है, तो हमें समझ में आने लगता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। क्या बात है, क्या बात है। आपके साथ ये बहुत ही मुझे काफ़ी अच्छा सत्र रहा, ये तो दर्शक बताएंगे। और अभी हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस के लिए, जो यदि आप लोगों के भी जहन में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो। तब तक हम लोग अपने प्रश्न सोच रहे हैं, तब तक कुछ कविताएं आप एक आध पाठ कर दें। जी। आप अपनी सबसे प्रिय कविता सुनाओ। ये मुश्किल, कठिन सवाल, ये सबसे कठिन सवाल है। दरअसल क्या होता है, कई बार सारे बच्चे भी हाँ, कवियों से कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अपनी प्रिय कविता सुनाइए। उनकी सब प्रिय होती हैं और वो यही मौका देखते हैं। तो हम कल उठेंगे यहाँ से। इसलिए सत्र कल खत्म होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी बहुत प्रिय, लेकिन मैं कुछ छोटी छोटी कविता जी। लुप्त प्रजाति की दुनिया, एक्चुअली मैं अपनी सारे संग्रह नहीं लाया, वो असंभव सारांश में है। मैं ढूंढ के दे देता हूँ। तब तक आप पढ़ें, आप मैं तब तक। मैं एक कविता सुना रहा हूँ आपको, जाने दो। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर उसे रोकोगे तो शायद वह रुक भी जाए, पर रुक जाना रह जाना नहीं है। उसे जाने दो जो जा रहा है। अपने मन में वो पहले ही जा चुका है और अब सिर्फ दरवाजे से बाहर जा रहा है। ये कविता है डरते डरते। प्रेम के लिए जगह ज़रा कम है, डर के लिए थोड़ी ज़्यादा। डरते डरते हमने प्रेम किया, अक्सर इतना डर कर कि उसे बताने और जताने में भी डरते रहे। क्या बात। अंत में हमारे पास प्रेम नहीं, डर रहा। अंत में हमने इस डर से ही प्रेम किया, अंत में हम प्रेम से ही डरने लगे। क्या बात। बस एक अंतिम और सुनाता, बहुत छोटी है। जाना, जाना ही हो तो इस तरह जाना कि विदा लेना बाकी रहे। जाना ही हो तो इस तरह जाना कि विदा लेना बाकी रहे। न ली गई विदा में इस तरह ज़रा सा हमेशा के लिए रह जाना। क्या बात है, बहुत सुंदर। लुप्त प्रजाति के लिए जो आग्रह है, जी जी। वो कविता पढ़ सकते हैं। लुप्त प्रजाति की दुनिया। एक पेड़ था डूब गया जिसका बीज। एक पेड़ था डूब गया जिसका बीज। उसकी डाल पर बैठती थी एक चिड़िया जो अब किसी घोंसले में नहीं लौटती। एक जानवर था जो उस पेड़ के तने से रगड़ता था अपनी खाल। काल पात्र में रखा है उसका जीवाश्म। एक मनुष्य था जो सोता था दोपहरी में उस पेड़ के नीचे। उसकी जड़ों पर सिर रखकर खुदाई में मिलेंगी उसकी पथराई हुई हड्डियाँ। एक पूरी दुनिया थी उस पेड़ के आसपास। कहाँ मिलेगा उसका बीज? क्या, थैंक यू। बहुत शांत। नमस्कार, मैं हरजीत जुनेजा। जी गलती से मैंने भी अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और जी। हिंदी में कुछ कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे पहले होती थी छंद में लिखी जाती थी कविताएं, और अभी जो ज़्यादा मात्राओं में लिखी जा रही है, सोशल मीडिया में लिखी जा रही है,
मुझे वो लगता है कि जो आधुनिक कविताएं लिखी गई हैं, तो आधुनिक कविताओं को वैसा समझ के हर कोई वैसा लिखने लगा कि नहीं, छंद की कोई दरकार नहीं। और आधुनिक, हालांकि आधुनिक कविता में भी एक छंद रहता है, जी, भावना रहती है उसमें भी। तो ये रीज़न ये है क्या कि छंद में नहीं लिख पाया और आधुनिक लिख रहे इसलिए ज़्यादा लिखा रही है कविताएं? हाँ, ये सुविधा तो है ही। जैसा मैंने कहा ना कि वो एक सुविधा हो गई है कि आपको बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, जो छंद का एक पूरा शास्त्र है, ज्ञान है, उसकी ज़रूरत नहीं रही। तो ये एक सुविधा की तरह कई लोगों ने लिया और लेते हैं। लेकिन अच्छी कविता दरअसल अच्छी कविता ही होती है, चाहे वो छंद में हो, चाहे वो छंद में न हो, अगर वो केवल गद्यात्मक रूप में भी लिखी हुई हो। जैसे कि अंग्रेज़ी में प्रोज पोएम्स का एक पूरा चलन है और हमारे यहाँ भी है, हिंदी में भी हम लोग लिखते हैं। लेकिन जो उसकी अंतर्भुक्त लय है, जो उसमें एक उस तरह का छंद न होते हुए भी हमेशा एक आपको महसूस होता है कि इसमें एक अद्भुत काव्यात्मकता है। जैसे हम विष्णु खरे की कविताएं हैं, वो तो विशुद्ध गद्य हैं, कई बार वो वर्णन है, कई बार वो कहानी और कई बार निबंध के नज़दीक चली जाती हैं, लेकिन काव्यात्मक अन्विति उसकी वो संभव करते हैं। ये एक बड़ा लेखक कर पाता है। ये सॉरी एंटरवादी कवि इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, वो इसको सुविधा की तरह लेते हैं और इसीलिए वो एक बहुत टूटा फूटा घायल किस्म का गद्य बन के रह जाता है। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्यों कि मैं जब अपनी कविताएं कहीं पढ़ता हूँ तो ऐसे ग्रुप में 25-50 जो मेरे पारिवारिक या मित्र लोग हैं, तो मुझे पता है कि कौन पसंद कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे डर लगता है ऐसी सभा में कविता पढ़ने कि कह दिया जाएगा कि ये एक अक्षर मीटर में नहीं है और एक शब्द ऐसा है, एक ऐसा है। लेकिन मुझे पता है कि मैं जहाँ पढ़ता हूँ और मेरे बहुत अच्छा एक ग्रुप है, वहाँ पसंद की जाती है, इसलिए अपने आप में संतुष्ट रहता हूँ। और फिर कई बार जो सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि बिना उसके लिखा जा रहा है, तो इस तरह से आपसे पूछा कि छंद और ये आधुनिक में फ़र्क है क्या? जी, थैंक यू। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ सर कि आपकी कविताएं मैं अपने नेट पे देखता था, तो ज़्यादातर आपकी कविताएं ऐसा है जैसे पुरातात्विक उत्खनन, मतलब असमाप्त, लुप्त प्रजाति की दुनिया, रिमेक्स, और ये सारी कविताएं ऐसे मतलब जैसे आप कोई चीज़ें पुरातात्विक तौर पर प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह की आपकी कविताओं में वो सारी चीज़ें आज के दौर में हैं जो हमने पुराने दौर में सारी चीज़ें शायद छोड़ दी या भूल गए, उस तरह की चीज़ें। तो आपने इसी तरह की कविताओं को ही क्यों लिया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मतलब ऐसे ही शब्द क्यों लिए? मेरे ख्याल से बहुत सारी कुछ कविताएं जो आपकी नज़रों से गुजरी उनमें ये तत्व होगा। जी। और मैं मानता हूँ कि जीवन में जो चीज़ें छूटती हैं और ख़त्म होती हैं वो कविता में उनको सहेजा जाना चाहिए, सहेजा जाता है। कोई भी रचनाकार अपनी विधा में उस चीज़ को करने की कोशिश करता है। कविता में भी बहुत तरीके से कई लोग यही करते हैं, तो थोड़ा बहुत मैंने भी किया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा बहुत सारा दूसरी तरह का भी है। तो यही एक मिला जुला चीज़ रहती है। और अगर प्रश्न हो तो फिर लेकिन पूछना चाह रहा था कि कविता जब लिखने की शुरुआत एक विचार से हो, तो विचार जब आया तो कई बार ये होता है कि विचार एक फ्लो में गया और वो लिखते गया और वो एक शैली बन गई, शब्द को उसी हिसाब से जम गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शब्द में उलझ जाता है ना, तो वो कहीं कहीं वो टेक्निकल पार्ट की तरफ ज़्यादा चला जाता है। तो आप जब लिखते हैं तो किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान? आपने बहुत ऐसी बात पूछ ली जिसके बारे में दरअसल अगर किसी भी रचनाकार से पूछा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जानता नहीं है, अपने बारे में भी नहीं जानता है।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपने लिखना शुरू किया तो आपको अगली पंक्ति के बारे में कोई इल्हाम नहीं होता है कि वो कैसी होगी। आपने एक पंक्ति लिखी है, उसकी अगली पंक्ति क्या होगी, वो कहाँ, वो जो एक चीज़ आपने शुरू की है उसको आप कहाँ तक ले जा पाएंगे, उसकी अन्विति कहाँ जाएगी। कई बार वो जो अप्रत्याशित का खेल है वो कवि को भी उतना ही सरप्राइज़ करता है जितना उसके पाठक को करता है। तो यही आनंद है, ये अपने को ढूंढने का भी एक मज़ा है इसमें हर चीज़ प्री प्लान नहीं है, इसमें हर चीज़ बिल्कुल तयशुदा ढंग से भी नहीं होती। तो कई बार वो चीज़, वो जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको भी अचंभित ही करती है, और उसमें ही आप थोड़ा बहुत ये भी जान पाते हैं कि आप ये चीज़ कर सके, आप यहाँ तक पहुँच सके। आपने अपने से ये उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसा कर पाएंगे। ये तो एक कोई ब्लूप्रिंट लेके ये इस तरह की पूरी क्रिएटिव प्रोसेस में काम होता ही नहीं है कि हम, मेरे ख्याल से कहानियों में भी शायद नहीं होता होगा। हालांकि कहानियों में मैं समझता हूँ कि एक प्लॉट जैसी चीज़ है, या क्या वो कहना चाहता है ये बिल्कुल तय करके वो बात करता होगा, कहाँ उसको ले जाना है अपने किसी कैरेक्टर को। पर यह भी संभव है कि वो कैरेक्टर बीच में कुछ और बिहेव करने लगते हों, कहीं और चले जाते हों। जया जी हमारे साथ हैं, इन्होंने तो इतनी चीज़ें लिखी हैं, ये जानती होंगी कि किस तरह से उसका कारखाना कैसे चलता है। लेकिन मैं अपने तरह से अपना बता सकता हूँ कि मुझे यही सुख है और यही दुख भी है, यही यातना भी है। कई बार आपको लगता है कि आपने जो सोचा था वो तो आप वहाँ तक तो, उस नज़दीक तक तो पहुँच ही नहीं सके, या आपने सोचा जो था वो आप नहीं कह पाए, कुछ और कह गए, ये भी हुआ। तो इस तरह की सब चीज़ें होती रहती हैं। जी, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, लेकिन मन में एक जिज्ञासा है कि कई बार आलोचना और कवि के क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो पढ़ते पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, यदि वो लिखते हैं और एक तरह हमारा स्वतंत्र रचनाकार है, जब वो लिखते हैं तो जो पढ़ते पढ़ाते हुए लिखते हैं उनको शायद वो उस रूप से वो नहीं लिखते हैं कि ये भी उतना अच्छा लिख सकते हैं जैसा स्वतंत्र लेखक एक तरह से लिखता है, स्वतंत्रता के साथ, स्वच्छंदता के साथ अपनी बातों को रखता है। वैसे एकेडमिक फील्ड में काम करते हुए व्यक्ति अपनी पूरी बात पूरी तरीके से रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, ये मेरे मन में जिज्ञासा है। हाँ, दरअसल मैं इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। इसमें ये बात है कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाने वाले कवि हैं या रचनाकार हैं वो, और दूसरी तरफ आपने किनको रखा है? हाँ, स्वतंत्र है। तो इसमें क्या अपन किस तरह का? लेखन दोनों अपनी तरह का है, लेकिन क्या ऐसा है कि जो स्वतंत्र लेखक है वो अपनी बात को ज़्यादा अच्छी, हाँ, रख सकते हैं, और रचनाकार जो एकेडमिक है वो दबाव के साथ लिखता है। हाँ, उसके साथ ये चीज़ अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ये ऐसा हो सकता है, इसका खतरा है, क्योंकि वो बहुत सारे प्रेजुडिस के फ्रेम में भी अपना काम करता हो सकता है, उस पर बहुत सारे ज्ञान का दबाव भी है। जैसे मैं पेपर पर बहुत आर्टिकल लिखी थी, नक्सलाइट प्रॉब्लम पर मैंने बहुत लिखा, लेकिन जब खुल कर लिखना होता था ना तो मैं छत नाम से लिखी थी, क्योंकि अगर ओरिजिनल नाम से लिखूंगी ना तो कार्यवाही हो जाएगी। बिल्कुल, ये खतरे तो रहते हैं। ये खतरा नहीं, मैं ये सामान्य तौर पर हिंदी के जो पढ़ते पढ़ाते हैं, जो स्वयं अपने को आलोचक और कवि समझ लेते हैं, उनको जो हिंदी नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं, हिंदी नहीं, अध्यापन भी नहीं है, वो अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ कवि और वैसा समझते हैं। अब हम लोग अपने सत्र के अंतिम घड़ी की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल का अवसर जरूर है, अगर हमारे जहन में हो, मैं भाषा जी को कम लिखना
ज़्यादा जटिल होता है। जैसे कि आपकी कुछ कविताओं की कॉपी हमने सुनी, आज के नए दौर में जो नवाखुद पैदा हो रहे हैं कह सकते हैं, वो 80 लाइनों की कविताएं लिखते हैं और बेतुकी रहती है, उसको कैसे रोका जाए सर? ये हर कोई सिंगर है, हर कोई सिंगर है। बेतुकी बातें ही रहती हैं, कई लोगों की शैलियाँ भी रहती है कि बस वो आसपास की भड़ास निकाल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ये जिसको बोलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़्यादातर लिखने पढ़ने से संबंधित कि लिखते लिखते ही आता है। उसे लिखने दीजिए 80 पंक्तियों की कविता, वो धीरे धीरे समझेगा कि 80 पंक्तियों की बात 8 में भी कही जा सकती थी। तो ये सब चीज़ें अगर वो बना रहा, टिका रहा, तो उसको ये समझ में आएगा। तो ये ठीक है कि वो शुरुआती दौर पर कोई भी बहुत परफेक्शन के साथ शुरुआत नहीं करता, कोई बहुत इस तरह से, ये सब सीखने की प्रक्रिया में हासिल हुई चीज़ें। तो बहुत अच्छा है कि वो 80 पंक्तियाँ लिख तो रहा है, लिखने दीजिए। ऐसे ही वो बेचारे कराओके वाले गाते हैं और स्टार कौन सा है वो, स्टार मेकर, तो हर कोई उसमें स्टार है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि जो वो पहले केवल बाथरूम में लोग गाते थे, वो अब खुल के गाने लगे, शादियों में गाने लगे, नाचने भी लगे, है ना। हर व्यक्ति एक कलाकार हुआ, हर व्यक्ति में एक स्टारडम आया, हर व्यक्ति ने अपने आप को कुछ समझना शुरू किया, हर व्यक्ति में ये क्रेविंग आई कि उसको उसकी कला वो लोगों को दिखाए, और केवल चुपचाप गुपचुप अपने सारे अरमान सीने में लेके दफन न हो जाए। तो ये अच्छी बात है, कोई इसमें कोई वो नहीं। जो अच्छा होगा उसमें से निश्चित रूप से वो आगे आएगा, उसको ज़्यादा मान्यता मिलेगी और वो अपनी गलतियों से सीखेगा। अगर उसमें सीखने वाली प्रवृत्ति है तो, अगर वो किसी भ्रम में है, किसी मुगालते में है और ये सोचता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो वो धीरे धीरे वही चीज़ें करते करते भी किसी न किसी दिन इस बात को महसूस करेगा कि ये इतना सारा खंड काव्य, प्रबंध काव्य और महाकाव्य लिखने के बाद भी पता नहीं लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है। एक बार जोरदार तालियां। और यकीन मानिए कि यही कविता की खूबी है कि कविता अगर ना पढ़ी जा रही हो, कविता पर बात भी की जा रही हो, वो अपने आप में कविता ही होती है। और बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के हमारे इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, मुक्ति बोध की धरती पर है और अंधेरे में की जो कविता है, तो उस पर हम अंधेरे में कुछ कुछ हमने कविताओं पर बात की है। ये मुक्ति बोध जी को भी नमन है। कल हम थे श्रीकांत की धरती बिलासपुर में, और आज विनोद कुमार शुक्ल जी अभी यहाँ की धरती रायपुर में, और उस पर कविताओं पर बात करना, मुक्ति बोध की धरती पर बात करना इतना ही सुखद है कि ऐसा लगता है कि लगातार यह सिलसिला बातचीत प्रश्न लगातार चलते हैं। बहुत रोचक और सुंदर प्रश्नोत्तर आ रहे थे। मुझे लगता है रीमा जी के सवाल पूछने पर मुझे हवा लग रहा था कि ये मेरा सवाल है, मैं ऐसे ही पूछना चाहता था जो रीमा जी पूछेंगे। और उसके बाद जब मेरे निजी तौर पर मैं वो बता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं और दूसरे के सवाल अगर शुरू नहीं सकता तो हमारे सभी पाठ में पूछेंगे। 80 प्रश्न, 80 लाइनों की कविताएं लिखने में मुझे लगता है बस पंक्ति है कि वो लिखने में कहीं आपत्ति नहीं है। अगर वो छप रही हो तो जरूर उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। पर्यावरण के लिए आवश्यक है कि कागजों में सवाल पूछे जाए। बहरहाल इस लाइव मोड पर, क्योंकि बातचीत बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत गंभीर मसलों के साथ में बहुत सुंदर पहलुओं को छूती हुई आगे बढ़ी, लेकिन ये आयोजन हमेशा हमारे जहन में रहे, इसके लिए हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। जय रामानी जी हमारे बीच हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आशुतोष चौधरी जी को आप हमारी ओर से सेलिब्रेशन करेंगे।
जय जवानी मैम से आकर कि आज के हमारे मेहमान बहुत साथ ही अब अवसर है आभार व्यक्त करने का। तो प्रभात ज्ञान फाउंडेशन की ओर से आप सभी का आभार, अतिथि वक्ता गरिमा जी का भी आभार जिनकी बातचीत में इस शाम को यादगार बनाया है। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट, सहयोगी अभिकल फाउंडेशन और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर कायदा रायपुर के लिए आभारी हैं। हम बहुत आभारी हैं विशेष रूप से आप सभी कि आपने इतने व्यस्ततम समय में, और आज जब ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की शादियों की जिंदगी से ताज़गी है और आप सभी को बहुत सारी जगह जाना होगा, उस दिन आप लोगों ने ये हमें अवसर दिया और आप इस पूरी बातचीत में शामिल हुए। हम आपके आभारी। आशुतोष जी, आपने बहुत अमूल्य वक्त दिया, आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। हम पहले आपके आते ही बिलासपुर गए, वहाँ चर्चा की और यहाँ आए। लगातार सफर में रहना, शहरों में जाना, लोगों से बातचीत करना, मंच की 1 घंटे की बातचीत से इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बहुत सारी पीछे व्यस्तताएं उसके पीछे रहती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो रह गया है, जिस पर जिक्र होना चाहिए, मैं नहीं जानता इसमें से आप कितने लोग आशुतोष जी को उनके फेसबुक वॉल पर उनकी कविताएं पढ़ते हैं, और कविताओं से भी जो सुंदर कविताएं हैं जो उनकी माता जी के साथ उनके संवाद, मुझे लगता है कि उस पर जरूर बात होनी चाहिए और उसी के साथ हम इस पूरी बातचीत की क्लोजिंग नोट की ओर आगे बढ़ेंगे। आपकी माता जी का नाम खुशबू है। मेरी माता जी गिरिजा जी भी आई हुई है। मैंने एक बार कुछ महीने पहले की बात हुई कि आंदोलन के संवाद को उन तक ले जाए। मुझे मेरे मन में अवगत था कि एक बार ये पूछा जाए कि जब आप उन आशुतोष जी और उनकी माता जी की छोटे छोटे संवाद की वीडियो रिकॉर्डिंग से गाते हैं, और मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ वो जिस तरीके से अपडेटेड अपनी बातें रखती हैं और स्पष्ट रखती हैं, बेबाक रखती हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि वो इतने सुगठित तरीके से उनके वाक्य विन्यास आते हैं कि वो प्रश्न लीक किया गया है क्या, पहला। फिर दूसरा था कि क्या वो तैयार, उनको पता रहता है कि मोबाइल रिकॉर्ड हो रहा है ताकि वो अवेयर हो और वैसे जवाब देती हैं, क्योंकि वो रहते बहुत प्रभावशाली हैं और हर तरीके से उसके अपने सवाल के मायने हैं। तो ये जरूर मेरा प्रश्न है, आप इससे बहुत से लोग परिचित होंगे उनके उन संवादों से जो बहुत सारे लोग तक प्रेषित होते हैं, लेकिन इस पर ही कमेंट के साथ आप प्लीज बताएं कि वो आपका जो संवाद है वो आपकी अपनी अद्भुत महाकाव्य है। और सबसे सुंदर कविता जो प्रश्न था, मैं पाठक के तौर पर कह सकता हूँ कि वो आपकी सबसे सुंदर कविता है। बहुत शुक्रिया। और सच में वो मुझे तो पता नहीं था जब मैंने उसको ऐसे ही एक कौतुक में मैंने उसको डाला था, पर उसका इतना ज़बरदस्त उसकी पहुंच रही और उसका प्रतिसाद रहा। शायद ही मतलब मुझे इतने बड़े बड़े लेखकों के और सामान्य पाठकों के इतने फ़ोन उसके लिए आते हैं कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो बहुत उत्सुक रहते हैं मेरी माताजी के बारे में जानने के लिए। जो आपने कहा गौरव कि वो बहुत सुगठित वाक्यों में, वो उस समय सुगठित वाक्य बोलती हैं जब वो किसी साहित्यिक कृति के बारे में बात कर रही हों, जैसे अन्ना कैरेनिना के बारे में कभी बात कर रही हूँ या शेक्सपियर के मैकबेथ के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन उनकी जो बातचीत रहती है उसमें बहुत स्पॉन्टेनिटी है। उन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज़ फेसबुक पर चली जाती है या चली जाएगी और उसको इतने लोग देख लेंगे या इतने लोग उसको देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। उन्हें वो तो मुझसे बात करती हैं विशुद्ध, और मुझे डांटती भी हैं। मुझे वो अपने मतलब चूँकि वो तो बिल्कुल बेलौस और बेबाक तरीके से बात करती हैं, कुछ मालवी में बात करती हैं, कुछ हिंदी में बात करती हैं, कभी कभी कुछ मालवी गालियाँ भी देती हैं। वो बहुत स्वतः स्फूर्त उनकी अभिव्यक्ति, और वही एक अलग तरह का लोगों में असर पैदा करती है, क्योंकि वो उन्हें किसी भी तरह की करेक्टनेस से कोई मतलब नहीं है, उन्हें किसी तरह की डिप्लोमेसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसको लोग किस तरह से सुनना चाहेंगे। उनका जो ओपिनियन है
उसको वो बहुत स्पष्ट रूप से बिना अगर मगर के व्यक्त करती हैं। तो वो चीज़ उसका बड़ा एक असर होता है। और मुझे मालूम नहीं था कि इस बारे में भी मुझसे कुछ पूछा जाएगा यहाँ पर, और मैं अच्छा होता कि मैं उन्हें बता पाता कि आपके बारे में लोग इतने उत्सुक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप सभी के लिए हमने किताबों की कुछ प्रति अपने साथ यहाँ रखी है। हम आग्रह करेंगे कि जो परिवार हमें आए हुए हैं वो एक परिवार के लिए एक किताब यहाँ पर है, और आप वो भी यहाँ ले सकते हैं यहाँ। ये निःशुल्क आप सभी के लिए है, आपको खरीदना नहीं है, और उनके हस्ताक्षर लेखक के हस्ताक्षर के साथ आपको ये दे दिया जाएगा। उसी बीच में हम फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। एक छोटा निवेदन जरूर करूँगा मैं कि ये किताब के दौरान की बातचीत से अगर हम बच पाएँ तो ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है। एक बार सभी के हाथ में किताब और फोटोग्राफ आ जाए, फिर हम इत्मीनान से चर्चा करेंगे। आशुतोष जी को आज हम नहीं जाने दे रहे हैं, हमारे साथ है, कल सुबह की फ्लाइट का व्यवस्था हमने करवाया है। तो वो सब लोग जो इस प्रोग्राम के बाद बाहर जाने वाले हैं और वे फोटोग्राफ चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग एक करके पहले किताब और फोटोग्राफी करवा लें और फिर हम चर्चा यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। एक बार ना आप सभी के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने बहुत स्नेह दिया है, सिर्फ गौरव गिरिजा शुक्ला को नहीं, सिर्फ कलम आयोजक को नहीं, बल्कि ये शहर की तासीर बताता है कि कलम जैसे अनेक साहित्यिक आयोजन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। भाव साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ईश्वर के दोस्त सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जया जी हैं, सुभद्रा मैम हैं, आदरणीय जी हैं, और सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप सभी कलाकार सक्रियता में हैं। राजकमल नायक साहब आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, और हमारे सबसे युवा साथी आप हैं, आप सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे आप धन्यवाद।